आज हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा हमने कल थोड़ी सी चर्चा करी थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले किसी भी पिंड को हमने, दो पिंड हैं M1 और M2 नाम दिए उनको, ठीक है। तो दो पिंड जो है उनके नाम क्या है, M1 और M2। उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, R। तो द्रव्यमानों के कारण लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। द्रव्यमानों के कारण बल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे। कल हमने पढ़ा था किसी भी वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो सकता है क्या, कभी भी नहीं हो सकता है। कल हमारी ये चर्चा हो गई थी कि वस्तु कितनी भी छोटी ले ली जाए उसका कुछ तो द्रव्यमान आएगा, लेकिन द्रव्यमान जीरो नहीं आएगा। तो न्यूटन साहब ने बोला गुरुत्वाकर्षण की शुरुआत ही कहाँ से होती है, न्यूटन ने क्या कहा, दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान क्या है, M1 और M2 के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, तो लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर, बल द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक इसी प्रकार लगने वाला बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है? दूरी R है, बल F है, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कल मैंने आपको पढ़ाया था, दो तरह के संबंध बताए थे। एक संबंध कौन सा होता है, समानुपाती रिश्ता या सीधा सीधा रिश्ता। दूसरा संबंध कौन सा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ X और Y में कौन सा रिश्ता है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहाँ X और Y में कौन सा रिश्ता है, क्लियर। फिर आगे बढ़े, अब इसको बोलेंगे क्या, बोलते समय आपको समस्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे पहले बोल के बता। बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। क्लियर, समझ में आ गया सबको, बोलना भी समझ में आ गया। अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला दें तो क्या हम ऐसा लिख पाएंगे, क्या इसमें दोनों बातें एक साथ दिख रही है आपको? बल का द्रव्यमानों के साथ सीधा रिश्ता, बल का दूरी के साथ। तो द्रव्यमान ज्यादा होंगे तो लगने वाला बल ज्यादा होगा, द्रव्यमान कम होंगे तो लगने वाला बल कम होगा, दूरी ज्यादा होगी तो लगने वाला बल कम होगा, दूरी कम होगी तो लगने वाला बल ज्यादा होगा। ये बात हमारी हो गई, क्योंकि यहाँ रिश्ता कैसा है। तो आप मुझे सोच समझ कर बताएं, दो द्रव्यमान इस प्रकार मैंने दो अलग अलग दूरियों पर रख दिए, बताओ किस परिस्थिति में बल ज्यादा लगेगा, कंडीशन ए और कंडीशन M। क्लियर हो गया सबको, क्योंकि यहाँ दूरी क्या है, इसलिए फोर्स बल ज्यादा लगेगा। यहाँ दूरी क्या है, इसलिए बल, समझ में आ गया। तो अगर हम इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, ठीक है, तो समानुपाती के चिन्ह हटाते ही हमारे सामने क्या आएगा, ये तो यहाँ पर आप देखना है G कौन है, और बचा क्या फिर M1 M2 बटे R1। क्लियर, क्या ये कॉम्बिनेशन सबको समझ में आया। मैंने समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लगाया और साथ में क्या लगाया,
जी कौन है? ऐसे अंक जिनका मान फिक्स होता है, नियत होता है, फिजिक्स में हम उनको क्या बोलते हैं? नियतांक बोलते हैं। तो इसलिए मैं जी का नाम यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने। जी कौन है? नियतांक है। अब जी अगर नियतांक है तो जी के बारे में पहली बात, जी कौन है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियता। क्लियर? कौन? जी। ठीक। हम और आगे पढ़ते हैं जी के बारे में। अब जी के दो मान होते हैं, है ना? आप दोनों मान याद रख लो तो आपको मजा आ जाएगा। जी का CGS MKS पद्धति में मान 6.67 और CGS पद्धति में मान 6.67 याद भी कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। और आप चाहो तो लंबी प्रक्रिया है जिसमें बदलने के बाद ये इसमें बदल जाता है, पर जब अपने को पता है कि ये इसमें बदलने वाला है, उत्तर यही आने वाला है, क्यों मेहनत करो? यही बात डायरेक्ट भी तो चल सकते हैं। ये कौन सी पद्धति का मान है? MKS। ये कौन सी पद्धति? ये दोनों बातें आपको क्लियर है? जी के दोनों मान आपको समझ में आ गए? आगे बढ़े? यस सर। तो इसको मैं हटा दूँ, कोई लिखना चाहे तो लिख लें, 2 मिनट में लिखता हूँ। चलो देख लिया होगा शायद। क्या ये बात ब्रह्मांड के सभी हिस्सों में लागू होती है? यस सर। क्योंकि ये नियम क्या है? सार्वत्रिक नियम, इसलिए दुनिया के कोने कोने में ये नियम लागू होता है। ऐसा नहीं है केवल धरती पे लगता है, सब जगह लगता है। क्या नियम है समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। तो अगली चर्चा है जी के मान हो गए हैं, ठीक है? दोनों मान आपको याद रखना है, आज से कल मैं पूछूंगा, ठीक? मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मात्रक निकालने का क्या तरीका है? सबसे पहले जिसका मात्रक निकालना हो उससे संबंधित सूत्र को लिखो। मुझे किसका मात्रक निकालना है? कैपिटल जी का मात्रक निकालना है। क्लियर है? तो ऐसा सूत्र लिखो जिसमें जी आता हो। वैसा सूत्र कौन सा है? F बराबर जी M1 M2 बटे R वर्ग। क्लियर? ये किसका सूत्र है? जी का। क्या इसमें जी उपस्थित है? हमको जी का ही मात्रक पैदा करना है। तो विधि क्या है मात्रक पैदा करने की? जी को एक तरफ रोक लो। अरे जिसका मात्रक पैदा करवाना है उसको एक तरफ और बाकी लोगों को बराबर के दूसरी तरफ भेज दो। तो बताओ ये R वर्ग किधर जाएगा? तिर्यक गुणा। याद आया? तिर्यक गुणा करूँगा तो R वर्ग किसके पास चला जाएगा? हैं? और M1 M2 किधर चला जाएगा? तिर्यक गुणा सोचो, ये किधर जाएगा? बना दूँ सूत्र? चलो बना रहा हूँ। FR वर्ग बटे M1 M2 बराबर क्या है? जी। ये क्लियर है सभी को? FR वर्ग बटे M1 M2 बराबर जी। ठीक, इस फार्मूले में जी एक तरफ आ चुका है
अब किसकी बारी है? एक एक करके सबके मात्रक लिखने की बारी है। बोलो, आप सभी को मैंने बेसिक चैप्टर पढ़ाया है। एफ बल है, कल परसों भी पढ़ाया। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक, बल का मात्रक क्या होता है? दूरी। खुद सोचो आप, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की दूरी, दूरी का मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक क्या हो गया? मीटर। अब बताओ, नीचे द्रव्यमान है क्या दोनों? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? हाँ, और दूसरे द्रव्यमान का भी। तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम गुणा किलोग्राम बराबर क्या बचा इधर? क्लियर है सबको? चलो, मात्रकों को बदलो यहीं पर सीजीएस में। अपना दिमाग लगाओ, न्यूटन का सीजीएस क्या लिखना चाहिए? हाँ, लिखो। न्यूटन के स्थान पर डाइन, लिखा क्या? फिर आगे, हाँ, मीटर के स्थान पर और किलोग्राम के स्थान पर। तो अगर एक साथ लिखना चाहें तो वैसे इसको एक स्टेप और बढ़ाना था। न्यूटन मीटर वर्ग बटे किलोग्राम वर्ग। इसमें एक एक करके सभी का मात्रक निकालना है। सीजीएस पद्धति में न्यूटन का सीजीएस डाइन बनता है, मीटर का सेंटीमीटर बनता है और किलोग्राम का ग्राम बनता है। क्लियर है सबको? बन गया? समझ में आ रहा है? तो न्यूटन का सीजीएस, मीटर का, किलोग्राम का, ये हमने जी के मात्रक बना लिए। अब ये तो मैंने मात्रक बनाना सिखाया ताकि मान लो आपको मात्रक नहीं याद आता तो आप खुद ही बना लो, है ना। हमारे पास बहुत सारे मात्रक आएंगे, जब आप खुद अपनी कॉपी में ऐसा करके देखोगे तो याद हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके लिए आपको ये खुद अपनी कॉपी में कर करके 2-4 बार देखना है। बढ़े आगे। अब विमीय सूत्र बना दें, क्योंकि इसका विमीय सूत्र भी आता है एग्ज़ाम में। तो सेम टू सेम विधि। क्या? किसका विमीय सूत्र निकालना है? तो क्या फार्मूले में जी को एक तरफ लिखना चाहिए? ये देखो इधर, क्या फार्मूले में एक तरफ ला सकते हैं? तो यही की यही प्रोसेस रिपीट कर दें। एफ बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। इसमें जी को एक तरफ रोक लिया मैंने, तो अब तिर्यक गुणा करने पर क्या बनेगा? एफ आर वर्ग बटे m1 m2। अरे भाई, मैं उसी प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर? तो जो यहाँ करी वो एक और बार बता दी मैंने आपको। अब आपको आना चाहिए ये कि एफ जो है वो कौन है, और बल का विमीय सूत्र बेसिक चैप्टर में पढ़ाया। जिसको याद नहीं है उसका मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। MLT-2 कापी निकाल के देखो, बल पढ़ाया होगा 2 दिन पहले। नहीं आता तो अपने को पन्ने पलटा ढूंढना चाहिए। मिला कहीं पे? क्या विमीय सूत्र था बल का? MLT-2।
बढ़े आगे। फिर आगे दूरी, दूरी की विमा क्या है? एल। अरे एल होती है, एस थोड़ी होती है। तो दूरी की विमा एल बटे नीचे कौन है? द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा दूसरे वाले की भी बराबर जी। एम से एम कट जाएगा क्या? ऊपर क्या बना? ये एल की घात 2 आएगी। फिर ये एल और एल मिलके क्या बन गए? एल की घात 3। क्लियर? और ये टी की घात -2 बटे में नीचे क्या लिखा है? अब m की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब कितनी है? क्लियर? अब m को नीचे से कहाँ ले जा रहा हूँ? क्या बन गया? m टू दी पावर -1, l टू दी पावर 3, t टू दी पावर -2। सबको समझ में आया? तो अगर कोई नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लें। चलो ये हटा रहा हूँ मैं। तो जो जी है उसका मान, जी कौन है? नियतांक है ना। तो जी का मान पिंडों के द्रव्यमान, उनकी प्रकृति इत्यादि पर निर्भर, ठीक है, याद ये रखना है, काम का पॉइंट है। जी का मान पिंडों के द्रव्यमान, प्रकृति, माध्यम, इनमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो सुनो, इसको डायरेक्ट एक प्रश्न के रूप में बोला जाए। दो समान लोहे के गोले के मध्य वायु में बल 100 न्यूटन है। दो बराबर लोहे के गोले हैं और उनके बीच में वायु में बल कितना है? यदि उनके मध्य परावैद्युतांक 9 वाला द्रव भर दिया जाए तो
अब बल क्या हो जाएगा? क्या प्रश्न आपको समझ में आया? प्रश्न यहीं से उठाया कि माध्यम पर निर्भर, तो दो गोलों के बीच में मैंने एक माध्यम भरा, उस माध्यम का कोई विशेष गुण है, उसका परावैद्युतांक कितना है। पर अपन क्या बोल चुके हैं? माध्यम पर निर्भर। पहले कितना बल लग रहा था? है? अरे दो गोले थे और दो गोलों के बीच कितना बल लग रहा था? अगर मैं उनके बीच में कोई माध्यम भर दूं तो बताओ अब बल कितना लगेगा? बल उतना ही लगेगा क्या? क्या ये बात समझ में आई? क्या बल का मान बदला? क्या इस प्रश्न का जवाब 100 आ जाएगा? क्योंकि बल माध्यम पर निर्भर। चलें आगे। तो अगली चर्चा जो हमारे नोट्स में उपलब्ध है वो है गुरुत्वीय बल। प्रश्न लिख लिया? नहीं लिखा? फटाफट लिखो। ठीक है, लिख लिया था ना? तो अब हमारी चर्चा है गुरुत्वीय बल, या गुरुत्व बोलते हैं उसको। फिजिक्स में दोनों शब्द वापरे जाते हैं, गुरुत्वीय बल कह लो या गुरुत्व कह लो। तो गुरुत्वीय बल, उसका संकेत थोड़ा सा हमने बदल के F के पैरों में छोटा G लिख दिया। गुरुत्वाकर्षण बल का संकेत क्या था? कैपिटल F। और गुरुत्वीय बल का संकेत क्या है? Fg। स्पष्ट है दोनों? अब अगर हम आगे बढ़ें तो किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हमने गुरुत्वाकर्षण बल कहा था, याद करो। हैं? और उसको हम लोग किससे दर्शाते थे? लेकिन गुरुत्वीय बल मतलब दोनों में से एक पिंड कौन है? पृथ्वी। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? क्या अंतर है? यहाँ कोई से भी दो पिंडों के बीच बल बोला, यहाँ पर एक पिंड कौन है? तो पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पर जो बल लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो बताओ, अभी हमारी बॉडी पर नीचे कोई बल लग रहा है, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण लग रहा, गुरुत्वीय लग रहा। सबको समझ में आया? पर क्या हमारी बॉडी के बीच आपस में भी कोई बल लग रहा है? कौन सा बल? अंतर समझ में आया? तो दो चीज़ें मैं हवा में लटका दूँ, अब ध्यान से सुनना। इन दोनों को मैं हवा में लटका देता हूँ,
ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक जाएगी कि नीचे गिर जाएगी? तो इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित क्यों नहीं करा? इन दोनों के बीच भी तो बल लग रहा होगा ना, पर वो बल बहुत कम है। आप सोचो कि दो पिंड हैं, दोनों के बीच बल लग रहा कितना? 1 न्यूटन। और ये दोनों पर धरती बल लगा रही 1000 न्यूटन। बताओ ये एक दूसरे की तरफ खींचेंगे कि नीचे गिरेंगे? क्या बात समझ में आ गई? पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग तो रहा है, लेकिन बल बहुत कम, जबकि धरती द्वारा लगने वाला बल बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा लग रहा? अरे आकार बड़ा है ना, द्रव्यमान ज़्यादा है। किसका? चलें आगे। तो पृथ्वी द्वारा किसी भी वस्तु पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहेंगे? गुरुत्वीय। अब मैं थोड़ा फार्मूला बदल देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला क्या था? F बराबर G m1m2/r²। ये गुरुत्वाकर्षण का था। अगर हम गुरुत्वीय बल का फार्मूला बनाएंगे तो F की जगह क्या आ जाएगा? अरे Fg आ जाएगा बराबर G। दोनों में से एक पिंड कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? कैपिटल M। पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। क्लियर? तो m1 की जगह क्या लिखा? m2 की जगह। और दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी है? R की जगह क्या लिखा? समझ में कुछ नहीं आया? अरे आ गया? तो बताओ m कौन है? पृथ्वी का छोटा m, वस्तु का, और R पृथ्वी की त्रिज्या। मैं लिख देता हूँ, है ना? आप बैठे मत रहा करो, आप साथ में लिखते भी जाया करो, जिससे टाइम बचेगा अपना। पृथ्वी का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, और R कौन है? पृथ्वी की त्रिज्या। सबका हो गया क्या? Fg कौन है? अरे गुरुत्वीय बल है। तो Fg किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के। अरे भाई ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? मतलब इन सभी पर निर्भर करता है ना। कौन? लेकिन ये तो नियतांक है, इसका मान तो फिक्स है, इसको तो दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलने वाला है। तो अगर मैं पृथ्वी का द्रव्यमान और बढ़ा दूं तो गुरुत्वीय बल बढ़ेगा कि घटेगा? वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दूं तो गुरुत्वीय बल, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दूं तो गुरुत्वीय बल। तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, धरती पर दो वस्तुएं रखी है, एक 2 किलोग्राम की और एक 100 किलोग्राम की। किस पर ज़्यादा बल लग रहा है? समझ में आया? ये m के समानुपाती है ना। तो वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो लगने वाला बल भी, द्रव्यमान कम होगा तो बल भी। सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से आप केवल एक चीज़ याद कर लो, और वो है कैपिटल R का मान। कैपिटल R है पृथ्वी की त्रिज्या और इसका मान होता है 6400 किलोमीटर। तो बार बार प्रश्नों में हमको ये काम आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। बाकी चीज़ भले ही मत याद रखना, लेकिन पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, ऐसा बार बार प्रश्नों में काम आएगा। ठीक है?
चलो लिख लिया हो तो अगली लाइन में लिखो। प्रश्न 1, यदि दो द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए, दो द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न के क्या बोला गया? द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया। और पूछा क्या है? आपको गुरुत्वाकर्षण। मतलब हमको प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? बल का मान ज्ञात करना है। तो सोचो, जो ज्ञात करना है सबसे पहले हम उसी का सूत्र लिख देते हैं। क्या ज्ञात करना है? तो बल का सूत्र क्या है? F बराबर Gm1 m2 बटे r वर्ग। क्लियर? अब प्रश्न में क्या चीज बदल रही है? प्रश्न देखो, समझ में आएगा। क्या चीज बदल रही है? कितना हो रहा है? क्या दोनों द्रव्यमान दुगुने हो रहे हैं? आ जाओ, तो मैं नया फार्मूला लगा रहा हूँ जिसमें F को क्या लिख रहा हूँ? अरे F डैश बराबर G m1 की जगह में लिख रहा हूँ 2m1, m2 की जगह भी मैं 2m2 लिख रहा हूँ। और ये कई लोगों को समझ में यही नहीं आया। अरे उसने द्रव्यमान को दुगुना बोला है, तो मैं यहाँ m1 की जगह क्या लिख रहा हूँ? m2 लिख रहा हूँ। अरे मैं m1 की जगह क्या लिख रहा हूँ? 2m1। मैं m2 की जगह क्या लिख रहा हूँ? तो क्या ये m2 का दुगुना है? क्या ये भी m2 का दुगुना है? अब हम 2 और 2 का गुणा करके 4 को अलग खड़ा कर दे। क्या बच रहा है इधर? Gm1 m2 बटे r वर्ग, और 4 बाहर खड़ा हो गया है। 2 गुणा 2, 4 को बाहर खड़ा कर दिया है। अब जरा ऊपर देखो, क्या ये यहाँ से समानता दर्शा रहा है? Gm1 m2 बटे r वर्ग, Gm1 m2 बटे r वर्ग, ये किसके बराबर है? तो इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? अगर मैंने F लिखा तो क्या बना? F डैश बराबर F गुणा 4, मतलब 4F। नहीं आया समझ है? सवाल समझ में आ गया? ये इसकी जगह में क्या लाया? कहाँ से लाया? समझ में आया? लिखो। तो बल 4 गुना हो गया है? पहले F था, अब कितना हो गया? 4F। मतलब बल कितने गुना हो गया?
अब हम आगे पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। लेकिन इसके पहले आपसे मैं बेसिक चैप्टर में जो त्वरण पढ़ाया था उसकी परिभाषा पूछ रहा हूँ। बेसिक चैप्टर में हमने त्वरण पढ़ा था क्या? किसी को याद है? एक आध आदमी त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय, याद आया? वेग में परिवर्तन बटे को हम लोग क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यहाँ कौन सा त्वरण बोला गया? मतलब कोई वस्तु इस धरती पर गिर रही हो, किस बल के कारण गिर रही है? बल का नाम पूछ रहा हूँ। तो गुरुत्वीय बल के कारण कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसमें जितना त्वरण पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे? पर वस्तु इस धरती पर चल रही है तो क्या अब गुरुत्वीय त्वरण पैदा हुआ? गुरुत्वीय त्वरण कब पैदा होगा? जब वस्तु, तो उसको और अच्छे से कहें तो किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण। ठीक? गुरुत्वीय त्वरण मतलब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में त्वरण। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरना समझ में आया क्या आपको? हैं? जैसे मान लो अपन ये विशु को ले गए और विशु को सामने की गैलरी में ले जाकर धक्का दे दिया अपन ने, विशु क्या करेगा? स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। समझ में कुछ आ रहा है? तो इसकी गति को अपन क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते विशु की गति। इसकी बॉडी में जो त्वरण पैदा होगा उसे क्या बोलेंगे? क्या अब आपको बात समझ में आई? पर मान लो मैं कुएं में बाल्टी लटका रहा हूँ, बाल्टी को मैंने किससे बांधा? अब मैं बाल्टी को छोड़ रहा हूँ, क्या उसमें गुरुत्वीय त्वरण पैदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो स्वतंत्रता पूर्वक, वो तो रस्सी के अधीन गिर रही है, पर रस्सी टूट जाए तो? समझ में आया? तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु में उत्पन्न त्वरण को और गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ठीक। अब गुरुत्वीय त्वरण का जो सूत्र है डायरेक्ट वो लिख देता हूँ। आप चाहो तो मैं सूत्र से सूत्र बना के भी लिख सकता हूँ, है ना। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ना, वो दूसरा नियम हमको कहता है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। पढ़ाया जा चुका है। अब हमारा बल कौन सा वाला बल है? गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल का सूत्र याद है किसी को? Fg बराबर G/m/r वर्ग। अभी तो पढ़ाया। अब Fg की जगह में अगर यहाँ लगने वाला बल गुरुत्वीय बल हो तो जो त्वरण होगा वो भी कौन सा त्वरण होगा? अगर बल कौन सा बल है तो त्वरण कौन सा त्वरण है? Fg की जगह में क्या लिखूं बोलो? Fg की जगह में क्या लिखूं? mg लिख दूं? बड़ा प्यारा नाम है? था है कि था कि है? था ना। अब मेरे लिए तो था, ठीक है। अब m से m कट गया, क्या बचा? G बराबर Gm/r वर्ग। ये क्लियर हुआ? ये किसका फार्मूला पैदा कर दिया? मैंने जानबूझ के आपको पूरी रामायण गाई, चाहता तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखा सकता था। मेरी बात समझ में आ रही है? पर मैं चाहता था कि आप फार्मूले से फार्मूला बनाना सीख जाओ।
इसलिए मैंने पूरी रामायण लिखी है यहाँ पे। बताओ, गुरुत्वीय त्वरण का समीकरण है G बराबर GM बटे, सबको समझ में आया? इसमें से कैपिटल M कौन है? भूल गए रे, अब भी पढ़ाया। कैपिटल M कौन है? ये R कौन है? और ये गुरुत्वीय। सबको क्लियर? ठीक, जिसको लिखना हो लिख ले। तो आपको तो एग्ज़ाम में कोई पूछेगा ही नहीं फार्मूला कैसे बना, आपको तो डायरेक्ट फार्मूला आएगा ना। चलो बढ़े आगे। बेटा कैपिटल M और स्मॉल m को अलग अलग लिखना सीख जा बेटा, फिर दो ही M एक जैसे हैं। तो बताओ, गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? इस प्रश्न का जवाब है उसके फार्मूले में जो जो आता है। उसके फार्मूले में क्या क्या आता है? पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की, क्या इन दोनों पर निर्भर करता है? कैपिटल M कौन है? कैपिटल R कौन है? पृथ्वी की। चलें आगे। छोटा M नहीं आया है? छोटा M तो कट गया ना। तो बस यही बात याद रखना है कि जो G है वो M पर निर्भर, लेकिन G निर्भर किस पर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, इन दोनों पर निर्भर करता है। क्या ये बात समझ में आई? किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? छोटा M कौन है? तो बताओ, अगर एक वस्तु जो है वो 10 किलोग्राम की है और एक वस्तु 100 किलोग्राम की है, हेलो, दोनों को मैंने निर्वात में 10 किलो और 100 किलो साथ में छोड़ा, पहले कौन पहुंचेगी? दोनों साथ में पहुंचेगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, जिस त्वरण से 10 किलो गिरेगा उसी त्वरण से 100 किलो भी गिरेगा, तो दोनों को गिरने का त्वरण, इसलिए दोनों साथ में पहुंचेंगे। कहाँ पर? निर्वात क्या होता है? जहाँ वायु नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो निर्वात में क्या होगा? दोनों, अरे 10 किलो न 100 किलो दोनों साथ गिरेंगे, क्योंकि दोनों का त्वरण समान क्यों है? क्योंकि पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर। पर वायु में पूछ लेना तो अपने को बताना है जो ज़्यादा वाला है वो पहले गिरेगा। क्यों वायु में ऐसा क्यों? उसके लिए सबसे बढ़िया प्रयोग करो, एक कागज़ निकाल के नहीं खिड़की में से नीचे फेंक दो, कागज़ ऐसा जाएगा डोलता हुआ। क्यों डोल रहा हो? अरे हवा उछाल रही ना उसको। अब उसी कागज़ को उठा के लाए ना, उसको इकट्ठा कर दिया, अब अपन उसको गिराएं, क्या होएगा? इसका मतलब पहले उस पर हवा उछाल बल लगा रही थी। तो आप सोचो 10 किलो और 100 किलो में किस पे उछाल बल का असर ज़्यादा होगा? 10 किलो पे उछाल बल का असर ज़्यादा होगा, तो 10 किलो आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, 100 किलो उछाल बल का असर जल्दी पड़ जाएगा।
समझ में कुछ नहीं आया। तो प्रश्न आता है, एक हाथी और एक चूहे को अंतरिक्ष में किसी ऐसे स्थान पर ऊंचाई से छोड़ा जाता है जहां निर्वात है, तो बताओ कौन पहले पहुंचेगा? चूहा पहले पहुंचेगा कि हाथी पहले? क्यों पहुंचेंगे पूछ लिया जाए। विशु क्यों पहुंचेगा? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर, तो जिस त्वरण से चूहा गिर रहा है उसी त्वरण से, समझ में आया? तो दोनों बराबर साइज के नहीं है, फिर भी साथ में पहुंच रहे हैं। कहाँ पर? तो ये बात कहाँ लागू होती है? अरे कहाँ पर? वायु में कि निर्वात में? पर उसी हाथी और चूहे धरती पे गिरा यार, अब क्या होएगा? क्योंकि उछाल बल का हाथी पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, पर उस हवा के उछाल के कारण चूहा थोड़ा लेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप चाहो तो अपने घर जाकर एक बड़ा पत्थर ने एक छोटा पत्थर को तीसरी मंजिल से गिरा के देखना, पहले कौन पहुंचेगा। समझ में सबको आ गया? और ये बात कहाँ लागू होती है? अरे बेटा लिख लो, बाद में काम याद नहीं आता। अभी तो अपने को बहुत मज़ा आ रहा, बाद में भूल जाओगे। और बहुत मज़ा इसलिए आ रहा क्योंकि पढ़े ही नहीं करी कभी, पहली बार तो पढ़ रहे, समझ में भी आ रहा है। आ रहा कि नहीं है? चलें। तो जो लिखा है उसको मत लिखो, जो नहीं है अपने पास वो लिखो। क्या लिखना है? ये बात कहाँ लागू होती है? निर्वात में। तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के अब गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जो चर्चा थी वो हो गई। अब हम गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जी का मान। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। तो जी का मान सबसे पहले एमकेएस पद्धति में कितना होता है? 9.8 मीटर बटे सेकंड वर्ग। कौन सी पद्धति का है? कितना? 9.8 मीटर बटे सेकंड वर्ग। लगभग में कुछ किताबें इसको 10 लिखती है। भाई 9.8 मतलब 10 के लगभग आ गया ना। फिर कल मैंने आपको क्या बताया था? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? अरे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे बोलो? कुछ नहीं, 9.8 तो वैसा का वैसा लिखा, और ये मीटर की जगह क्या लिख दिया? क्या सभी समझ में आया? बटे में क्या आ रहा है? सेकंड वर्ग। दशमलव हटाया, नीचे क्या आया? 10 क्यों आया? क्योंकि दशमलव दाहिनी तरफ कितने अंक खड़े हैं?
कौन खड़ा है? 8 कितने अंक हैं? 1 हैं कि 2 हैं कि 3 हैं? अगर यहाँ 2 अंक होते तो क्या आता? यहाँ 3 अंक होते तो है। चलो मैं एक इधर साइड में दशमलव सिखा देता हूँ। आओ बच्चों दशमलव पढ़ें। है भाई 12वीं पास लोगों को दशमलव पढ़ाना पड़ रहा है, सौभाग्य है हमारा। है बताओ दशमलव दाईं तरफ कितने अंक हैं? हैं? दशमलव हटाया क्या आया? 1 2 3 1000 आ गया। यहाँ कितने अंक थे? क्या आया था? 2 अंक होते तो 3 होते तो समझ में आ गया। कुल मिला दशमलव पढ़ा दिया गया 12वीं पास बच्चों को। और अभी तो जो है ना एक फसल जो आएगी जो कोरोना प्रभावित फसल है, नहीं समझे? मतलब जो 2020-21 में 11वीं 12वीं में थे वो वाली फसल कौन सी हुई? कोरोना प्रभावित। तो वो फसल तो और भी ख़राब आएगी कि अच्छी आएगी? क्यों ख़राब आएगी बेटा? क्योंकि वो लोग बेचारे पढ़ नहीं पाए। पर कोई दिक्कत नहीं, अगर हम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे में थोड़ा धैर्य है, अगर हमारे में संघर्ष करने की ताकत है, तो हम बेसिक क्लियर करते हुए ही आगे चलेंगे और एक दिन हमारा लेवल बहुत बढ़िया हो जाएगा। पर क्या ऐसा एकदम से हो जाएगा, रातों रात हो जाएगा कि रात को विशु सोया सुबह फिजिक्स का सवाल निपटा दिया? इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। पर उसके लिए रोज़ पढ़ना पड़ेगा और रोज़ आना पड़ेगा। पिछली बार वाली गलती नहीं चलेगी, ठीक है। चलो तो क्या करें फिर? काट दें कि इसको काट दें? 0। अब क्या बच रहा है? इधर क्या बच रहा है? क्या बचा? सेंटीमीटर बटे सेकंड वर्ग। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे हमारा कैलकुलेशन बहुत अच्छा होने वाला है ना। चलें भाई, ये कौन सी पद्धति का आया है? हैं? और ये कौन सी पद्धति का है? क्लियर? तो MKS पद्धति में जी का मान 9.8, CGS पद्धति में जी का मान कितना है? 980। बढ़े आगे। FPS पद्धति, FPS पद्धति, ठीक है। कौन सी? FPS पद्धति जो है उसमें जी का मान होता है 32 फुट बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये भी याद कर लेना। चलें, कोई मुझे यहाँ से देख के बताएगा क्या जी का मात्रक क्या लिख सकते हैं हम लोग? जी का मात्रक अरे बोर्ड पे लिख रखे बेटा मैंने, क्लियर कट दिख रहे। मात्रक क्या क्या है? मीटर बटे सेकंड वर्ग जो त्वरण के मात्रक थे, और CGS पद्धति में सेंटीमीटर बटे सेकंड वर्ग। तो तुम भी अपनी कॉपी में लिख लेना जी के मात्रक क्या क्या हैं? मीटर बटे सेकंड वर्ग और सेंटीमीटर बटे सेकंड वर्ग। ये मात्रक हो गए दोनों।
क्या क्या मात्रक हैं? क्लियर? चलो चलें। विमीय सूत्र बना सकता है कोई? विमीय सूत्र अगर अपन चाहें तो मात्रक से ही पैदा हो जाता है। अगर ढंग से पढ़ाई करी हो आपने तो मात्रक क्या है? मीटर बटे सेकंड वर्ग। मीटर होने के कारण उसकी विमा क्या लेंगे? एल। अरे मीटर मतलब लंबाई, न लंबाई की विमा एल, और सेकंड मतलब समय, समय की विमा टी। क्या ऊपर ले चलूँ इसको? बोलो क्या लिखेंगे? सर जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। ठीक। अगली चर्चा है हमारी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। तो सुनो भाई, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण को अगर मैं संकेत ही देना चाहूँ तो GM कह दूँ क्या? GM। एम मतलब मून, और मून मतलब चंद्रमा, तो GM मतलब कहाँ पर? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण। अब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए डायरेक्ट GM बराबर G/6। चंद्रमा पर ज़्यादा, धरती पे ज़्यादा? गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा कहाँ पर? धरती पर ज़्यादा है कि चंद्रमा पर ज़्यादा है? धरती पर ज़्यादा है। बोलो जी की जगह क्या लिखो? अब भी पढ़ाया बेटा। 9 उसमें 6 का भाग लगाया तो 1.633 ऐसा कुछ आ जाएगा, मीटर बटे सेकंड वर्ग। ठीक है, तो बोलो कोई वस्तु हमने गिराई, ठीक, चंद्रमा पे गिरा के देखी और धरती पे गिरा के देखी तो ज़्यादा तेजी से कहाँ गिरेगी? क्यों? क्योंकि धरती पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा है। कितना है? 9.8। तो ज़्यादा कहाँ? चंद्रमा पर धीरे धीरे गिरेगी क्या? ऐसा लगेगा जैसे फिल्म जो है वो रिप्ले में चल रही है, और स्लो मोशन में चलता ना वीडियो। कई बार अपन कैमरे शूट कर लेते हैं और फिर उसको स्लो मोशन में डाल देते हैं, तो ऐसे ही वहाँ धरती की जगह चंद्रमा गेंद थोड़ी धीरे धीरे गिरेगी। तो कई लोग जो चंद्रमा जाते हैं उनके साथ समस्या हो जाती है। धरती पर तो अपन ने चीज़ निकाली तुरंत नीचे। अब मान लो वही आदमी चंद्रमा घूमने गया सुबह सुबह, उसने चीज़ को गिराया, तेज़ी से नीचे जाएगी क्या? धीरे धीरे जाएगी। समझे? अरे अंतरिक्ष यान में से एक आदमी ने चंद्रमा की छत पे छलांग लगाई, तो चंद्रमा की छत पर धीरे धीरे पहुंचेगा, तेज़ी से पहुंचेगा? समझ में सबको आया? तो वहाँ पर गिरने की स्पीड कहाँ, क्यों कम है?
गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको समझ में आ गया। अब इस पर आधारित प्रश्न आता है और प्रश्न के लिए मैं डायरेक्ट आपको कह रहा हूँ, दो प्रश्न आते हैं, एक प्रश्न भार का आता है और एक प्रश्न गुरुत्वीय त्वरण का आता है। यहीं के यहीं मैं दोनों प्रश्न एक साथ करवा रहा हूँ आपको। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो चंद्रमा पर कितना है? g/6। ये बात क्लियर है सबको? फिर भार जो होता है ना, भार, उसका फार्मूला होता है भार बराबर, भार का संकेत है W, W बराबर mg। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर पृथ्वी की सतह पर m है तो चंद्रमा की सतह पर जाने पर द्रव्यमान तो बदल जाएगा ना? यस सर। 60 किलो का विषु जो है वो चंद्रमा गया तो 10 किलो का रह जाएगा। याद आया? तो द्रव्यमान बदलेगा क्या? तो द्रव्यमान के प्रश्न को मत उड़ा के आ जाना। समझ में आया? तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा? द्रव्यमान बोला मैंने, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम, चंद्रमा पर द्रव्यमान बताओ। अरे मैं यही तो सिखा रहा हूँ, चंद्रमा पे जाने से द्रव्यमान। तो जो अगर धरती पर 72 है, चंद्रमा पे क्या रहेगा? उल्टा आ जाए, चंद्रमा पे 72 है, धरती पे बताओ, तो भी वही बोलेंगे। क्या नहीं बदलता? क्या बदलता है? और चूंकि W के फार्मूले में G आता है और ये दादा तो बदलता नहीं है, चूंकि G बदलेगा इसलिए कौन बदलेगा? भार मतलब कौन है? तो डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या बात समझ में आई है? जो G के साथ होएगा वही किसके साथ होगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि W का G के साथ सीधा है कि उल्टा है? सीधा सीधा रिश्ता है। क्या दोनों की घातें भी एक जैसी है? तो जो जो G के साथ होगा वही किसके साथ होगा? G कितना हो गया? G बटे, तो W भी कितना हो गया? W बटे। क्लियर? सबको समझ में आया? जिसने चौकड़ी भी याद कर ली उसका जीवन धन्य हो जाएगा। चलें आगे। सारे फंडे क्लियर? लिखो प्रश्न। किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 600 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर भार 600 न्यूटन है। उसी वस्तु को यदि चंद्रमा पर ले जाएं तो भार क्या हो जाएगा? उसी वस्तु को यदि चंद्रमा पर ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं तो भार क्या हो जाएगा? बोलो। 600 ही रहेगा? बहुत बढ़िया। वहाँ देखो विशु, वहाँ भार मतलब M की W। W बदल रहा है कि नहीं? कैसे बदलेगा? भार W की जगह क्या लिखूं?
यही बोला आपके क्वेश्चन में। पृथ्वी पर भार कितना बोला और कहाँ पर पूछा? तो 600/6 कर दूं। अगर तुम दोनों का अनुमति हो 600/6 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ठीक। आपको लगे तो मैं फार्मूले से भी बता सकता हूँ, है ना। फार्मूले से कैसे करते हैं इसको आ जाओ। मैं तो डायरेक्ट बता रहा था उन लोगों के लिए जिनको ज़्यादा फार्मूले वगैरह नहीं आते। लेकिन अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो फिजिक्स कब सीखेंगे? तो W समानुपाती G ऐसा लिख दूं। हमको भार पूछा तो मैंने भार का सूत्र लगाया। क्या सूत्र लगाया? W बराबर कोई भी वस्तु चंद्रमा पर ले जाने द्रव्यमान, वो लिखा मैंने। द्रव्यमान नहीं बदलता, इसलिए W का G के साथ। अब देखो इनका मैं 1122 सूत्र बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनेगा? इसके 1 के सामने इसका 1, इसके 2 के सामने इसका। देखो क्या सबको दिखाई दिया? 1 के सामने 1 है, 2 के सामने, अरे W के 2 के सामने G का 2 है। W1 मतलब पहले और W2 मतलब बाद में। G1 मतलब पहले, G2 मतलब, तो पहले मतलब कहाँ पर? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर भार कितना है? बाद में भार अपने को ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। पृथ्वी पर बोलो गुरुत्वीय त्वरण क्या लिखूं? अरे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, हाँ, अरे ये G बोल दो ना दादा यहीं से देख के। तो कॉमन सेंस होना चाहिए। G1 की जगह और G2 की जगह चंद्रमा पर। चंद्रमा पर कितना है? क्या ये 6 पलट के ऊपर चला जाएगा? 600/W2 बराबर 6G/G। ये G ऊपर चला गया था, G से G कट गया है। ये W इधर जाएगा, 6 इधर आएगा, तो 600/6 बराबर W2 क्या आएगा? 3600। यस सर। अरे भाग लगा 100। चलो, तो क्या आपको आज के सारे प्रश्न समझ में आए? आपको ये विधि भी सीखना पड़ेगी, बैठे मत रहो। फिजिक्स है ये, मेहनत मांगता है। तो आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे अगले लेक्चर के द्वारा, ठीक है।